रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। कल दोपहर को करीब 12 बजे के टाइम पे 12-1 बजे के टाइम पे यूएस और इज़राइल ने मिलके ईरान को अटैक कर ही दिया फाइनली। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ चैनल। नमस्कार। करीब 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले मैंने बोला था कि 10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि यूएस और इज़राइल मिलके ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और वही हुआ अब। फाइनली डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चल रहे थे, उसके बीच में ये न्यूज़ आया कल कि अमेरिका और इज़राइल ने मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब मैं एक वॉर का पार्ट रह चुका हूँ, जब 1991 में गल्फ वॉर हुआ था एंड मेरे को भली-भाँति पता है कि कितनी मुश्किलें होती हैं। ये जो वॉर्स होते हैं, ये कभी अच्छे नहीं होते हैं, कभी ईज़ी नहीं होते हैं फैमिलीज़ पे जो लोग रहते हैं वॉर के बीच में। क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया 1991 के वॉर में जो इराक और कुवैत के बीच में हुआ था। अब मेरा जो गेस था कि 10 से 12 दिन के अंदर ये वॉर चालू हो जाएगा इज़ बिकॉज़ जो भी वेनेज़ुला में हुआ था। वेनेज़ुला में काफ़ी टाइम से अमेरिका ने अपने जहाज़, अपने शिप्स को वहाँ पे लगा रखे थे और कोई भी देश इतने पैसे खर्चे करके अपने वॉर शिप्स को नहीं भेजती है किसी जगह पे कि सिर्फ़ उनको वापस फिर भेजना है। और एंड ये जो वॉरशिप्स गए थे आपके ईरान की तरफ, ये क्लियर इंडिकेशन था कि यूएस जो है अटैक करेगा ईरान के ऊपर। इर्रेस्पेक्टिव ये जो डिस्कशंस थे, ये जो नेगोशिएशंस थे, वो जिस भी तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंटायर मकसद और एंटायर इंटेंट था रेजीम चेंज का। और ये कल शुरू हुआ जब फर्स्ट फेज़ ऑफ अटैक में एलिमेंट्री स्कूल जो ईरान में है, वहाँ पे एक्सप्लोजन्स हुए थे, जहाँ पे 40 से न्यूज़ आया कि 40 से 50 बच्चे मारे गए हैं। लेकिन क्या ये सही में हुआ था? ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है क्योंकि जब ऐसी चीज़ें ईरान में होती हैं, तो एक खबर आती है कि स्कूल पे अटैक हुआ है या कोई हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है करके। एंड इसका रिpercussion फिर देखा जब जब ईरान ने 1 घंटे के अंदर ही बहरीन, कतार, सऊदी, यूएई, जॉर्डन सब पे अटैक कर दिया, जहाँ-जहाँ पे अमेरिका के बेसेस थे। अ, ईरान ने पहले ही बोला था कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होगा तो जहाँ-जहाँ अमेरिका के बेसेस हैं वहाँ पे अटैक किए जाएँगे और वही उन्होंने किया। मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका के बेसेस वर्ल्ड ओवर जो हैं करीब-करीब 85 टू 87 कंट्रीज़ में हैं एंड उनमें से कुछ ये कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको नाम बताया बहरीन, कतार, सऊदी, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, जहाँ-जहाँ पे उनके बेसेस हैं। तो फाइनली आज सुबह कन्फर्मेशन आ गई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं खमेनी, ही हैज़ बीन किल्ड, उनको कल मार दिया गया है। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट बैच ऑफ अटैक जब हुआ था, जहाँ पे 30 से 35 बॉम्ब गिराए गए थे कंपाउंड, प्रेसिडेंशियल कंपाउंड पे और ऑफिसेज़ पे, तो वहीं पे ये अटैक में खमेनी जो है मारा गया है, राइट? अब ये मेरे ख्याल एंड न्यूज़ तो ये भी आई थी, इज़राइल ने दिया है कि ये प्री प्लानिंग था, ये सब कुछ प्री प्लान था कि किस डेट पे कैसे हम अटैक करेंगे। एंड मेरे ख्याल से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी का जो विज़िट हुआ था इज़राइल में, राइट? ये इंतज़ार कर रहे थे कि वो विज़िट खत्म हो। एट द सेम टाइम कनाडा के जो पीएम आने वाले थे इंडिया में, वो भी एक बार पहुँच जाएँ करके एंड उसके बाद ये अटैक करें। ऑब्वियसली कैनेडियन पीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बिकॉज़ जो वापसी का रूट है, उनका एक विज़िट है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो रूट पूरा अलग ही होगा व्हिच इज़ अवे फ्रॉम द वॉर ज़ोन, तो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो रूट था आने का, वो जब यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद आपने देखा ये अटैक्स चालू हुए हैं। और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 दिन पहले या डेढ़ दिन पहले आप किसी कंट्री से मिल के आए हैं, किसी कंट्री के प्रेज़िडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए हैं और इतनी लंबी और इतनी अच्छी मीटिंग हुई है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में खबर नहीं होगी। तो इन ये ऐसा मुझे लगता नहीं है कि हुआ होगा। आई एम वेरी श्योर कि मोदी जी को ये खबर दे दी गई होगी, इन्फॉर्मली या फॉर्मली, इन्फॉर्मली ऑब्वियसली, कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। ग्रेट। तो अम, अब ईरान का जो है वो सक्सेशन प्लान तैयार है क्योंकि उनके लेयर्स जो है ना, उन्होंने 5 लेयर डेज़िग्नेशंस जो है लीडरशिप में कर रखे हैं।
तो सक्सेशन प्लान तो ये तो कन्फर्म्ड है कि ईरान का बना हुआ है। ख़मेनी अगर चला गया है तो कोई ना कोई वहाँ पे रिप्लेस करेगा। तो उस हिसाब से यूएस कितना कामयाब होगा वो रेजिम चेंज में, ये भी हमें देखना पड़ेगा। राइट? ईरान ईरान का सक्सेशन प्लान जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब कल ये भी खबर आई थी कि हिज़्बुल्लाह भी एक्टिवेट हो गया है और हिज़्बुल्लाह ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बताऊँ, हिज़्बुल्लाह को आप है ना बहुत बड़े आराम से नहीं ले सकते हो, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के पास करीब-करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं। और ये मिसाइलें कहाँ से आई होंगी, ये ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है कि ईरान ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर्स सप्लाई किए होंगे। एंड दैट इज़ वेयर आप देख रहे हो कि हिज़्बुल्लाह ने भी एक तरफ से अटैक करना चालू कर दिया है। नाउ इमेजिन इमेजिन करो आप कि अगर हिज़्बुल्लाह को सप्लाई किया गया है 1.5 लाख मिसाइल्स ईरान की तरफ से, तो ईरान के पास खुद कितने मिसाइलें होंगी? एंड दैट इज़ वेयर मेरे को लग रहा है कि ये जंग जो है इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, वो ब्लॉक कर रखा है ईरानियन फोर्सेस ने। एंड ये इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि आप देखोगे 20% ऑफ द ऑयल एक्सपोर्ट जो है ना, वो जो वर्ल्ड को जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है। और जब आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दोगे तो ऑयल सप्लाई भी आपका रिस्ट्रेन हो जाएगा बाकी कंट्रीज में जहाँ-जहाँ पे सप्लाई हुआ है। देयर इज़ नो क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना के ऊपर, जो भी ईरान के अंदर हो रहा है। एंड दैट इज़ प्रिसाइज़ली वन ऑफ द रीज़न्स कि अमेरिका चाहता था कि रेज़ीम चेंज हो, बिकॉज़ ये जो एक्सिस्टिंग रेज़ीम है ईरान में जो था, इनफैक्ट था बोलेंगे अब हम, क्योंकि ये जो रेज़ीम था ये चाइना से बहुत क्लोज़ हो गया था। तो इन इन वॉर में होता क्या है, मैं एक एक सर्टेन पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि फेज़ 1 जब आप करते हो वॉर का, जैसे कल जो हुआ, तो आप अपना एयर एयर जो है ना सिक्योर करते हो। तो ऑब्वियसली इनके एयरपोर्ट्स हो गए हैं, इनके कमांड सिस्टम्स हो गए, इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गए, उनको आप डिस्ट्रॉय करते हो। सेकंड सेकंड फेज़ में क्या होता है, ग्राउंड फोर्सेस फिर आते हैं जब ये सब चीज़ें आपने डिस्ट्रॉय कर दी हैं। नाउ नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अमेरिका जो है वो बूट्स अपने ग्राउंड पे रखेगा? क्या वो अपने सोल्जर्स को वहाँ पे ग्राउंड पे लाएगा ईरान में? जो एक हाइली अनलाइकली चांसेस होता है। मैं पहले प्रिज़्यूम कर रहा था कि अमेरिका अपने बूट्स को ग्राउंड पे लाएगा ईरान में, अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पे रखेगा, अगर अगर ईरान सुप्रीम लीडर असैसिनेट नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि वो पहला मकसद उन्होंने कामयाब कर लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान में आएँगे, अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड या इज़राइली बूट्स ऑन द ग्राउंड आएँगे अभी, राइट? तो ये होता है पहला फेज़, देन सेकंड फेज़ आपके ग्राउंड फोर्सेस होते हैं। एंड इज़राइल विल हैव एयर सुपीरियरिटी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाय टुडे या बाय टुमारो आप देखोगे इज़राइल ने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर दिया है ईरान के खिलाफ, राइट? तो एक तरफ मिडल ईस्ट में आपके सारे कंट्रीज़ आ गए हैं वॉर ज़ोन में, जहाँ पे ईरान ने अटैक किए हैं मिलिट्री बेसिस पे। और ईरान आई मीन कुछ हद तक ये लॉजिकल भी है, क्योंकि यूएस ने अपने बेसेस इन कंट्री में बनाए हुए थे। और जब आप ये बेसिस को इस्तेमाल करते हो अटैक करने के लिए, तो बट ऑब्वियस है कि मैं इन बेसिस को भी अटैक करूँगा, चाहे किसी भी देश में हो, वही ईरान ने किया है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट पूरा इन्गल्फ हो गया है वॉर के अंदर, एक वॉर ज़ोन के अंदर। और दूसरी तरफ आपका चल रहा है ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। और कोई डाउट नहीं है कि अफ़गानिस्तान ने छक्के छुड़ाए हैं पाकिस्तान के। बहुत ब जितना पाकिस्तान ने प्रिज़्यूम नहीं किया था, उससे ज़्यादा उनको हालत ख़राब किया है अफ़गानिस्तान तालिबान ने। एक वेरी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप जो देख रहे हो ना कि खबरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान से ड्रोन्स मारे जा रहे हैं। खबर तो ये भी आई है कि F-16 को गिराया गया है। अब कितनी पुष्टि हुई है इस खबर की, इसका ये नहीं पता है, लेकिन एक न्यूज़ आया हुआ है जहाँ पे F-16 को गिराया हुआ है अफ़गानी तालिबान ने, एंड ये गिराया हुआ है ड्रोन से। अब आप बोलोगे कि अ, अफ़गानी तालिबान के पास ड्रोन्स भी हैं। जी हाँ, अफ़गानी तालिबान के पास प्री सोवियत एरा के जब वो वॉर हुआ था, तो उनके उनके इक्विपमेंट्स भी पड़े हुए हैं, जो वर्किंग कंडीशन में हैं। उनके पास ड्रोन्स भी है। अब ये ड्रोन्स कहाँ से आए हैं? इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ये ड्रोन्स जो है ना चाइना ने सप्लाई किए हुए हैं अफ़गानिस को। राइट? अब आप बोलोगे चाइना ने सप्लाई किया हुआ है अफ़गानिस्तान को। हाँ, चाइना ने सप्लाई किया हुआ है अफ़गानिस्तान को, मेबी एज़ एन एश्योरेंस कि आप मेरा सीपेक को है ना, जो आपका पाकिस्तान में सीपेक है, जो चल रहा है चाइना का प्रोजेक्ट,
उसको आप कुछ नहीं करोगे, इन एक्सचेंज हम आपको कुछ इक्विपमेंट्स देंगे एंड उसी के तहत ड्रोन्स जो हैं अफ़गानी तालिबान के पास आए हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो ड्रोन्स जो यूज़ कर रहे हैं अफ़गानी तालिबान, ये कंपनी है चाइनीज़ कंपनी है ब्लोफिश करके, राइट? ये ब्लोफिश कंपनी जो है एक्जिस्टेंस में है 2000 मेरे को अभी कंफर्म नहीं है कि किस टाइम से एक्जिस्टेंस में, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि ब्लोफिश करके कंपनी है चाइना में जिन्होंने ये ड्रोन सप्लाई किए हैं तालिबान को। एंड ये आज से नहीं, ये कम से कम 2020-2021 से तालिबान को सप्लाई कर रहे हैं। एंड आई डू नॉट हैव एनी डाउट। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि चलो अगर ईरान का पर्पस सॉल्व हो गया, अगर यूएस अचीव कर लिया जो पर्पस वो अचीव करना चाहता था, तब क्या होता है? अब ट्रम्प क्या करेगा? ट्रम्प नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? एंड मुझे कोई डाउट नहीं है, एंड आप जितना भी सोचें, जितना भी समझें, देखिए यूएस एक कंट्री है जिन्होंने कंट्रीज़ पे कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। एंड पाकिस्तान को तो इतना एक्सप्लॉइट किया है कि वो खुद एक्सप्लॉइट होने पे भी नहीं थकते हैं पाकिस्तान, और ना ये थकते हैं पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने में। चाहे वो अफ़गानिस्तान की जंग थी, चाहे वो सोवियत एरा के टाइम पे जो वॉर था उसमें, एंड नाउ आफ्टर ईरान मुझे लग रहा है कि यूएस आएगा पाकिस्तान के पीछे इसको डीन्यूक्लियराइज़ करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहला इनके पास एजेंडा था कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज़ करें, जो मोस्ट प्रोबेबली ये कामयाब होने वाले हैं, हो जाएँगे। ये जंग चलेगा ईरान और मिडल ईस्ट के बीच में, काफ़ी टाइम तक चलेगा ये, मेरे अंदाज़े से, और 15-20 दिन तक चलेगा ये, लेकिन ये महीने भर तक भी स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन उसके बाद इनका सेकंड एजेंडा रहेगा, अभी नहीं तो कुछ टाइम में, कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज़ किया जाए। यू मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान आगे चल के डीन्यूक्लियराइज़ होगा, क्योंकि अमेरिका नोज़ इट वेरी वेल कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वो कितना थ्रेट है पूरे ग्लोबल रीजन के लिए, राइट? एंड देयर इज़ नो टू वेज़ अबाउट इट। अगर पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज़ होगा, तो पाकिस्तान को अबंडेंस में पैसे दिए जाएँगे। पैसे दिए जाएँगे डीन्यूक्लियराइज़ होने के लिए, और पाकिस्तान आगे चल के डीन्यूक्लियराइज़ होगा। एंड देन यू हैव द टर्की आल्सो, जिसके पीछे अमेरिका पीछे पड़ेगा आगे चल के। सो दिस वॉर विल हैव, ये जो आपका ईरान और मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है ना, दिस विल हैव रैमिफिकेशंस इन पाकिस्तान आल्सो। इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा। वो कैसे भुगतेगा? क्योंकि बॉर्डरिंग जो ईरान का है वो पाकिस्तान पे है। अब जितने लोग आपको दिखेंगे ना ईरान से भागते हुए, वो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में एंटर करेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बुरे दिन चालू होने वाले हैं, जब ये जो लोग हैं ईरान से, जितने रेफ्यूजीज अब जो भागेंगे वो पाकिस्तान में एंटर करेंगे। पाकिस्तान के लिए डबल समस्या अब आने वाले दिनों में आप देखोगे चालू हो जाएगी। दीज़ पीपल, दीज़ ईरानीज़ आर नो फ्रेंड्स विद पाकिस्तान, ठीक है? दैट इज़ आल्सो अनदर स्टोरी। सो द अब जो करंट सिचुएशन है ईरान के अंदर, वो ये है कि देयर इज़ एंटायर chaos ऑन द स्ट्रीट्स। खमानी के मरने के बाद 40 डेज़ का मॉर्निंग जो है वो अनाउंस कर दिया गया वहाँ पे ईरान में, और 7 डेज़ का स्पेशल ओकेज़न भी वहाँ पे रखा गया। हम सब लोग को ये पता है कि अभी जो वहाँ पे चल रहा है, अभी रमज़ान चल रहा है, तो उस चक्कर में और भी चीज़ें, और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कुछ-कुछ इरानियन सिटीज़ में सेलिब्रेशंस भी चल रहा है, बिकॉज़ देयर इज़ अ ह्यूज सेंटिमेंट जो था वो, आप अगर आपका प्रो सेंटिमेंट है टुवर्ड्स खमेनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, वहाँ पे एंटी सेंटिमेंट्स भी था ईरान में टुवर्ड्स खमेनी। सो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर करेंटली इन ईरान, राइट? नाउ दिस वॉर इज़, ये जो वॉर है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, एंड देयर आर ऑलरेडी नाउ थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम ईरान साइड कि अब ये जंग और भी बड़ा होगा, ठीक है? एंड ये रिटेलिएशन जो ईरान के साइड से आने वाला है, ये और भी बड़ा होने वाला है। तो आप देखने वाले हैं कि और भी जहाँ पे बेसेस हैं, जैसे आपके कुवैत हो गए, आपके कतार हो गए, जॉर्डन हो गया, सऊदी हो गया, इन सब जगहों पे आप और रिटेलिएशंस देखोगे यूएस बेसेस जहाँ-जहाँ पे है। एंड इन द मीन टाइम कम्युनिकेशन ये भी आ रही है ईरान की तरफ से कि एक नया लीडरशिप अब चूज़ करने वाले हैं। नाउ फॉर इंडिया, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि लास्ट वीक जब पीएम मोदी का विज़िट हुआ था, जब वो इज़राइल गए थे, इट इट कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी कि मिस्टर मोदी को नहीं बताया गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। या ऐसा कुछ डेढ़ 2 दिन बाद आपके जाने के बाद ये अटैक्स होने वाले हैं ईरान के ऊपर। एंड क्योंकि इसकी प्लानिंग, अब जैसे इज़राइल ने बोला था कि इसकी प्लानिंग हम बहुत दिनों से कर रहे थे, और इसके डेट वेट सब कुछ फिक्स हो गए थे।
सो व्हाट डज़ इंडिया डू? अब इंडिया क्या करेगा? क्योंकि इंडिया एक तरफ तो इज़राइल के बहुत करीब आ गया है, जो लास्ट विज़िट में भी हमने देखा, अभी लास्ट वीक में जो विज़िट हुआ था। बट एक और चीज़ है कि अबाउट 40 इयर्स पिछले 40 साल से इंडिया हैज़ हैड अ वेरी गुड रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं ईरान के साथ, राइट? अब ऑफ लेट आप देख रहे हैं कि चेंज इन डॉक्ट्रिन हो गया फ्रॉम इंडिया साइड, जहाँ पे इंडिया अब साइड कर रहा है इज़राइल के साथ, राइट? लेकिन एक एक क्विक फिक्स में इंडिया किसी टाइम पे पड़ सकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक रशिया और चाइना जो है मिडल ईस्ट के वॉर में नहीं कूदे हैं। अगर रशिया बिकॉज़ रशिया एंड चाइना वी नो कि वो प्रो ईरान हैं। अगर रशिया और चाइना इस वॉर में कूद जाएँगे, तो इंडिया उस टाइम पे किसका साथ देगा? ये क्विक फिक्स सिचुएशन होगा, जहाँ पे आप समझो कि इंडिया रशिया के साथ भी क्लोज़ है, एट द सेम टाइम इंडिया इज़राइल के साथ भी क्लोज़ हो चुका है। सो दैट इज़ हाउ एंड मैं आपको बताऊँ आई हैड गॉट अ हिंट मेरे को थोड़ा-सा हिंट मिल गया था कि इंडिया जो अपने रिलेशंस ना ईरान के साथ नहीं बढ़ाना चाहता आगे, क्योंकि अगर आप बजट देखोगे ना, जो बजट अभी हुआ था लास्ट मंथ, उसमें बजट एलोकेशन में क्या हुआ था, छाबर पोर्ट के लिए कुछ भी बजट एलोकेट नहीं किया गया था। जहाँ पे एप्रीहेंशन ईरान के मिनिस्टर ने भी रेज़ किया था कि ये बहुत गलत है, जहाँ पे छाबर पोर्ट के लिए इंडिया ने कुछ भी बजट असाइन नहीं किया है। एंड दैट इज़ वेयर मेरे को इंडिकेशन मिल गया था कि इंडिया कहीं न कहीं अब ईरान से दूर जा रहा है और इज़राइल के नज़दीक आने वाला है। हेंस यू सी कि अभी अभी आप देखोगे ना कि इंडिया ने कल जो स्टेटमेंट दिया है, वो एक बहुत गार्डेड स्टेटमेंट दिया है ऑन द इज़राइल एंड यूएस अटैक, जो कुछ भी हुआ है। आप देखोगे बहुत गार्डेड स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पे एक डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट आया हुआ है कि बैलेंस आउट करने के लिए कि जो भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको बंद करना और नेगोशिएशन टेबल पे आना बहुत ज़रूरी है जितने भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। खैर, दिस इज़ द एंटायर सिचुएशन जो अभी चल रहा है करके आपके मिडल ईस्ट में। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ईरान की तरफ से अटैक्स और बढ़ने वाले हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे यूएस उस पे भी बहुत रिटेलिएट करने वाला है। यूएस यहाँ पे नहीं थमेगा। इट इज़ अबाउट द रेजीम चेंज, द एंटायर ऑपरेशन इज़ अबाउट द रेजीम चेंज एंड ये बहुत, बहुत ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स आने वाला है यूएस से, क्योंकि अगर आप यूएस का इस ऑपरेशन का नाम भी सुनोगे ना, वो नाम है एपिक फ्यूरी। वो नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा कि एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है, इसका मतलब है कि एंटायर रेजिम जितने भी लीडरशिप लेयर्स हैं, वो सब यूएस चेंज करेगा और यूएस अपना एक बंदा बिठाएगा वहाँ पे, हू वुड बी प्रो यूएस एंड प्रो इज़राइल। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अम, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एट द सेम टाइम लाइक करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा। हम वापस आएँगे और रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो मिडल ईस्ट में हो रहे हैं, कल के वीडियो में लेके। इन द मीन टाइम, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।